मुगल बादशाह औरंगजेब, ये वो नाम है जो न केवल मुगल एम्पायर के सबसे खौफनाक नामों में से एक है, बल्कि जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा भी होती है। कभी उसकी धर्म से जुड़ी नीतियों की वजह से, तो कभी उसकी लड़ाइयों और क्रूरताओं की वजह से। लेकिन जिस चीज़ पर कोई बात नहीं करता वो ये है कि यही बादशाह जो कि इतने बड़े एम्पायर को चलाता था, वो आखिर काम कैसे करता था, वो कितना काम करता था, कितने घंटे काम करता था, कब सोता था और कब शासन और प्रशासन चलाता था। आज हम उस रूलर की बात नहीं कर रहे हैं जिस पर मंदिर तोड़ने या फतवे जारी करने के ऐतिहासिक डिबेट होते हैं। आज हम उस सिस्टम मैनेजर की बात कर रहे हैं जो एक दिन में 18-18 घंटे काम करता था। एक ऐसा इंसान जिसके कंधों पर काबुल के पहाड़ों से लेकर दक्कन के पठारों तक फैले दुनिया के सबसे अमीर लेकिन सबसे अनस्टेबल एम्पायर का बोझ था। मुगलों के लिए और ख़ासकर औरंगज़ेब के लिए लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो उनका हेडक्वार्टर था जहां से उनका सीईओ उनकी सत्ता को चलाता था। लेकिन जब औरंगज़ेब ने सत्ता संभाली तो उसने इस आलीशान महल को एक वॉर रूम बना दिया। औरंगज़ेब का स्ट्रगल सिर्फ एशिया के सबसे बड़े एम्पायर को मैनेज करना नहीं था, बल्कि उन गलतियों को भी सुधारना था जो उसने खुद की थी। 1679 में जजिया कर लगाकर अपने ही वफादार राजपूतों को दुश्मन बना लेना, मराठों को ना समझ पाना, ये सब इसी मिसमैनेजमेंट का हिस्सा था। ऐसा एम्पायर जो हर वक्त उसके हाथ से फिसलने को बेताब था। सवाल यह है कि एक अकेला इंसान जो अपने ही साये से डरता था, जिसने सत्ता को पाने के लिए अपने भाइयों को मारा और अपने कई दुश्मन खड़े कर लिए, उसने इस खौफनाक राजनीतिक मशीनरी को रोज़ाना किस तरह से चलाया। जब वो लाल किले में रहता था तब उसका दिन कैसे बीतता था, और जब दक्कन में करीब 26 साल रहा तब वहाँ उसका रूटीन कैसे फॉलो होता था। और ऐसा क्या था औरंगज़ेब के रूटीन में जिसने मुगल साम्राज्य को खोखला करने में अपनी भूमिका भी निभाई। इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगज़ेब वो मुगल बादशाह था जिसने अपने आप को इस्लाम का प्रोटेक्टर और सबसे लॉयल आदमी बताया। यही भ्रम फैलाकर उसने दारा शिकोह के खिलाफ षड्यंत्र रचा और गद्दी हासिल कर ली। उधर दारा शिकोह बहुत एक्सपीरियंस नहीं थे, इसीलिए राजपूतों ने भी औरंगज़ेब का साथ दिया था। लेकिन सिर्फ बोलने भर से लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करते। आपको उस तरह से खुद को प्रेजेंट करना होता है जिससे लोगों को आपकी बात पर भरोसा हो। औरंगज़ेब ने भी यही किया, चाहे वो लाल किला हो या दक्कन। औरंगज़ेब ने अपने रूटीन को हमेशा स्ट्रिक्ट रखा। आगे मैं आपको पूरा खाका खींचूंगा कि औरंगज़ेब का दिन बीतता कैसे था। जब औरंगज़ेब लाल किले में रहते थे तब वो सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाते थे। लाल किले के एक अंधेरे कमरे में सिर्फ एक दिए की रोशनी में वो बैठते थे। ये औरंगज़ेब का पर्सनल टाइम होता था। सूती के सादे कपड़े पहने हुए वो जा नमाज पर बैठते थे। कई हिस्टोरिकल दस्तावेज बताते हैं कि ये कोई दिखावा नहीं था, ये उस इंसान का अपना ग्राउंडिंग मैकेनिज्म था जिसे दिन भर लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करना होता था। मुगल सत्ता का नियम ही था तख्त या तख्ता। पिता को कैद करके और भाइयों को रास्ते से हटाकर गद्दी पाना कोई नई बात नहीं थी मुगल काल में। शाहजहां ने भी यही किया था। लेकिन इस खूनी पॉलिटिकल खेल को खेलने के बाद दिन भर लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए शायद इस इंसान को एक सन्नाटे की सख्त ज़रूरत होती होगी। लेकिन इस सादगी को औरंगज़ेब ज़्यादा देर तक अपने पास रख भी नहीं सकते थे। 4:30 बजे तक ये कमरा पूरी तरह से बदल जाता था। सादे सूती कपड़े उतार कर एक लंबा और भारी जामा पहना जाता था। सिर पर मोतियों और कीमती रत्नों से जड़ी पगड़ी रखी जाती थी। इसके साथ ही कमर में एक भारी कटार बांधी जाती थी। ये एक पोशाक होने के साथ साथ औरंगज़ेब का आर्मर भी था। औरंगज़ेब और उसके जैसे बादशाह जानते थे कि उसके विद्रोही अमीर और उसकी आवाम असल में सादगी की नहीं, ताकत और दौलत की इज्जत करते हैं। हर सुबह औरंगज़ेब खुद को एक इंसान से एक साम्राज्य के प्रतीक में बदल लेते थे। हालांकि इनको ये भी पता था कि लाल किले के कमरों में ज़्यादा बड़े बड़े खतरे पल रहे हैं। इतनी सुबह तैयार होने के बाद करीब 5 बजे के आसपास बादशाह सीधे पहुंचते थे मुसम्मन बुर्ज। ये लाल किले का वो झरोखा है जो सीधे यमुना नदी के किनारे खुलता है। नीचे सैकड़ों लोगों की भीड़ अपने बादशाह का इंतज़ार करती थी। इसमें किसान होते थे, व्यापारी होते थे और आम सिपाही भी हुआ करते थे। लोगों को दर्शन देने की ये परंपरा अकबर ने शुरू की थी। औरंगज़ेब ने भी कुछ वक्त तक इसे माना था, लेकिन 1668 में उसने इस परंपरा को बंद कर दिया। इसके बाद वो सीधे दीवाने आम ही जाने लगा। सुबह के 9 बजे के आसपास औरंगज़ेब दीवाने आम में दाखिल होते थे। अब इसे 9 to 6 जॉब मत समझिएगा, लेकिन औरंगज़ेब का दरबार 9 बजे लगता था।
बादशाह बीच में मौजूद एक गद्दीदार सिंहासन पर बैठ जाया करते थे। इसके ठीक नीचे सोने की एक रेलिंग होती थी। इसके अंदर साम्राज्य के वजीर और सबसे करीबी मनसबदार खड़े होते थे। उसके बाहर एक चांदी की रेलिंग होती थी। यहाँ राजा, दूसरे देशों के राजदूत और दूर के सूबेदार खड़े रहा करते थे। अगर आप चांदी की रेलिंग के बाहर खड़े होते थे तो इस दरबार में आपकी पॉलिटिकल हैसियत जीरो होती थी। खाफी खान जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इस हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा करता था। सबकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी रहती थी और हाथ आगे की तरफ बंधे रहते थे। यहीं पर मीर बख्शी यानी सेना प्रमुख प्रमोशन की फाइलें लाते थे। वजीर टैक्स की रिपोर्ट पढ़कर सुनाया करते थे। ये वो दौर हुआ करता था जब साम्राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी एक साथ सांस लेती थी। इस वक्त मुगल साम्राज्य की ज्योग्राफी इतनी बड़ी हो गई थी कि काबुल से लेकर बंगाल तक की खबरें यहाँ रोज़ सुबह आती थी। एक भी गलत फैसला किसी भी सूबे में आग लगा सकता था। लेकिन इस खुले दरबार में जो बातें नहीं कही जा सकती थी उनके लिए एक अलग कमरा और औरंगजेब का अलग टाइम, दोनों इंतजार करते थे। जैसे ही 10 बजता था, दीवाने आम का जो ताकत का प्रदर्शन था वो खत्म हो जाता था और औरंगजेब दीवाने खास पहुंच जाते थे। शाहजहां के वक्त में ये कमरा संगीत, शायरी और महफिलों में गूंजा करता था। लेकिन औरंगजेब के दौर में ये वाद्य यंत्र किनारे कर दिए गए। औरंगजेब ने दरबार में कला और संगीत पर पाबंदी लगा दी। इसके पीछे की असली वजह क्या थी इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल दीवाने खास वो जगह होती थी जहां से औरंगजेब का माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हुआ करता था। रुकायत आलमगीरी और बर्नियर के वृत्तांत बताते हैं कि औरंगजेब सीक्रेट लेटर्स के जवाब खुद अपने हाथों से लिखते थे। औरंगजेब को अपने किसी भी सूबेदार पर पूरा भरोसा नहीं था। पूरे एम्पायर में फैले खुफिया जासूसों की रिपोर्ट्स, जिन्हें वाक़याए नवीस कहा जाता था, वो सीधे बादशाह के पास आती थी। वो खुद ये तय किया करते थे कि किस छोटे अधिकारी को कौन सी जागीर मिलेगी और किसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। वो एक एक पैसे का हिसाब मांगते थे। कई बार तो ये किसी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी कम लगता था और एक ऐसे शासक का खौफ ज़्यादा लगता था जिसने अपने ही परिवार को ख़त्म करके सत्ता पाई थी। उसे हर पल लगता था कि कोई दूसरा औरंगजेब जन्म ले रहा है जो उसका भी वही हश्र करेगा जो उसने अपने ही पिता यानी शाहजहां का किया। खैर, दीवाने खास से निकलकर औरंगजेब लाल किले के सबसे ऊंचे और बहुत ही सीक्रेट जगह में दाखिल होता था। इस जगह को आज शाह बुर्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ एंट्री का मतलब था मौत से खेलना। जब तक कि आपको खुद बादशाह ने ना बुलाया हो, ये कमरा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा ब्लैक बॉक्स था। यहाँ किसी भी तरह के कोई मिनट या रिकॉर्ड नहीं रखे जाते थे। यहाँ सिर्फ खुफिया एजेंसी के हेड, कुछ बहुत ही गिने चुने और बहुत ही भरोसेमंद शहजादे और बादशाह होते थे। साम्राज्य की सबसे खौफनाक और सबसे सीक्रेट स्ट्रेटजी इसी शाह बुर्ज के सन्नाटे में तय होती थी। इस हिस्से की अहमियत को समझने के लिए आपको उस दौर की जियोपॉलिटिक्स को भी समझना होगा, तब समझ में आएगा कि इतनी सीक्रेसी रखी क्यों जाती थी। औरंगजेब के टाइम पीरियड में दक्कन में शिवाजी महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मराठा सेना मुगलों को लगभग हर मोर्चे पर चैलेंज कर रही थी। मराठों की गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक ने मुगल सेना के भारी भरकम हथियारों को बेकार किया। इसके साथ ही मराठों ने मुगल सिस्टम को अंदर से खोखला करने के लिए मुगलों के ही सूबों में अपना टैक्स यानी चौथ वसूलना शुरू कर दिया। मुगल खजाना सिर्फ जंग लड़ने से खाली नहीं हुआ, बल्कि मराठों ने उनकी ज़मीन से ही पैसा जो है वो ड्रेन कर लिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान, यहाँ पे पश्तून कबीले मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। यानी एक ही वक्त में दो अलग अलग फ्रंट्स पर युद्ध लड़ा जा रहा था। और ऐसा किसी भी साम्राज्य के लिए एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर होता है। तोपें कैसे पहुंचेंगी, लाखों सैनिकों का खाना कहां से आएगा, घोड़े की सप्लाई कैसे होगी, इन सब बातों के फैसले शाह बुर्ज में होते थे। ये वो कमरा था जहां औरंगजेब अपनी लाइफ के सबसे टेंस फैसले लिया करते थे, बिल्कुल अकेले, बिना किसी गवाह के। करीब 12:30 बजे के आसपास शाह बुर्ज के भारी टेंशन से निकलकर बादशाह अपने हरम की तरफ जाते थे। अब आप पॉप कल्चर और कहानियाँ सुनेंगे तो अक्सर मुगल हरम को अय्याशी और रंगीनियों का अड्डा आपको दिखाया जाएगा, लेकिन हिस्ट्री के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। नूरजहां, मुमताज़ महल, जहां आरा और रोशन आरा, इन सभी राजकुमारियों के पास और बेगमों के पास बेहिसाब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताकत थी। हरम सिर्फ औरतों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि मुगल एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑफिस भी हरम ही होता था। औरंगजेब दोपहर के वक्त हरम को एक एनजीओ या वेलफेयर स्टेट की तरह इस्तेमाल करते थे। औरंगजेब की बेटी जीनतुन्निसा महिला न्याय विभाग की प्रमुख होती थी। आवाम की औरतों, विधवाओं और बेसहारा लड़कियों की फाइल और अर्जियां यहाँ आती थी। शाही खजाने से रोज़ाना दहेज, पेंशन और ज़मीनें दान की जाती थी।
अब इसे आप सिर्फ एक दया भाव के एंगल से मत देखो। कई इतिहासकार इसे औरंगजेब की एक सोची समझी डिप्लोमेसी मानते हैं। सिस्टम के सबसे निचले और कमज़ोर वर्ग को जब आप इकोनॉमिक हेल्प करते हो या फाइनेंशियल हेल्प करते हो तो उनके अंदर जो मुगल सल्तनत के खिलाफ गुस्सा था वो अपने आप शांत हो जाता था। ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था जो बगावत को ज़मीन पर ही कुचलने का काम करता था। हरम के अंदर भी पॉलिटिक्स उतनी ही तेज़ चला करती थी जितनी दीवाने आम में। शाम होते होते लाल किले का माहौल थोड़ा शांत हुआ करता था। बिना म्यूज़िक के कवियों की महफिलें हुआ करती थी। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ औरंगजेब ने कवियों को भी साइड कर दिया और कवियों से ज़्यादा कानून के जानकारों और उलेमाओं के साथ बैठकर फतवाए आलमगीरी तैयार करने पर अपना वक्त बिताना शुरू कर दिया। रात 8 बजे तक दिन भर का बकाया काम निपटाया जाता और रात 10 बजे बादशाह सोने चले जाते। लेकिन जो शख्स विद्रोहों के बीच जी रहा हो उसे रात में नींद कैसे आएगी। कहते हैं कि सूफी संतों की कहानी सुनकर औरंगजेब को नींद आती थी। हालांकि इसका ठोस सबूत नहीं मिलता, मतलब इसका सबूत नहीं है उस चीज़ का, लेकिन ये उस दौर की किंवदंती हो सकती है। हालांकि इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखो तो ध्यान देने वाली बात है कि औरंगजेब की लाइफ का हर दिन ऐसे ही एक स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ गुजर रहा था। किसी खास फेस्टिवल जैसे कि शादी या किसी त्यौहार में हो सकता है कि ये रूटीन ब्रेक होता हो। इस रूटीन में बदलाव तब आया जब वो दक्कन चले गए। 1681 में दक्कन जाने के बाद औरंगजेब का दरबार दिल्ली या आगरा के महलों की सुख सुविधाओं से दूर एक चलते फिरते मिलिट्री कैंप में बदल गया। अगले 25 से 26 साल तक औरंगजेब ने दक्कन में ही अपने दिन बिताए और दक्कन में ही इनकी मृत्यु भी हुई। दक्कन में औरंगजेब लाल किले वाले औरंगजेब नहीं थे। यहाँ वो एक थके हुए लेकिन दृढ़ सेनापति थे जो एक अंतहीन जंग के लीडर थे। निकोलाउ मनुची जैसे ट्रैवलर्स बताते हैं कि मुगल कैंप इतना बड़ा था कि इसका दायरा 30 मील तक फैल जाता था। इसमें एक पूरी राजधानी और तोपखाने एक साथ चलते थे। लेकिन यहाँ भी औरंगजेब का रूटीन बहुत सख्त था। यहाँ भी लगभग 4 बजे उठकर वो तहज्जुद यानी देर रात की नमाज और फज्र यानी सुबह की नमाज अदा करते थे। इसके बाद का वक्त कुरान की तिलावत और धार्मिक चिंतन में गुजरता था। साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित मासिर आलमगीरी के हिसाब से दक्कन के पहाड़ों, जंगलों और ख़राब मौसम के बावजूद औरंगजेब ने कभी अपनी इन पाबंदियों में ढील नहीं दी। सुबह 7:30 से 9:30 बजे के बीच कैंप के बीचों बीच एक बहुत बड़े टेंट में दरबार आम लगाया जाता था। यहाँ वो आम जनता की फरियाद सुनते, दक्कन के नए मनसबदारों को नियुक्त करते और सेना के घोड़ों या फिर हाथियों का निरीक्षण करते। ये वो टाइम था जब साम्राज्य की भव्यता का दिखावा किया जाता था, भले ही मराठों के लगातार हमलों से मुगल सप्लाई लाइनें कट रही थी। दोपहर की ज़ुहर नमाज के बाद औरंगजेब अपने प्राइवेट रूम में चले जाते थे। यहीं से एम्पायर का माइक्रो मैनेजमेंट फिर से शुरू होता था। औरंगजेब अपने जासूसों की रिपोर्ट्स के आधार पर अपना प्लान बनाता। हर दिन दर्जनों किलों की स्थिति और छोटे छोटी मिलिट्री टुकड़ियों की रिपोर्ट खुद पढ़ते। एक तरफ तो ये उनकी बेजोड़ मेहनत को दिखाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक नज़रिए से ये उनकी सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक भी थी। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल जासूसों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो कुरान की आयतें लिखते और टोपियाँ सिलते। हालांकि खफी खान के मुंतखब उल लुबाब जैसे ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उसकी पर्सनल सादगी उस भयानक आर्थिक बर्बादी को नहीं रोक पा रही थी जो इस लंबे दक्कन के युद्ध की वजह से चल रही थी। शाम ढलने के साथ ही दीवाने खास की शुरुआत होती थी। असर और मगरिब की नमाज के बाद का समय सबसे भरोसेमंद वजीरों और सेनापतियों के साथ खुफिया स्ट्रेटजी बनाने के लिए होता था। दक्कन में इन बैठकों का सबसे बड़ा सब्जेक्ट मराठा कमांडरों को रिश्वत और ऊंचे मनसब देकर मुगल खेमे में लाना होता था। लेकिन यह भी औरंगजेब के साम्राज्य के लिए एक आत्मघाती कदम था। मराठों को पोस्ट दे दी गई, लेकिन उन्हें देने के लिए कोई ज़मीन बची ही नहीं थी। इससे जागीरदारी क्राइसिस और भी तेजी से भड़क उठा। दक्कन का अभियान एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर इसलिए भी बना क्योंकि मुगलों की आधी ताकत और रसद उत्तर भारत में राजपूतों से लड़ने में बर्बाद हो रही थी। 1679 में जजिया टैक्स दोबारा लगाया गया और मारवाड़ में दखल दी गई, जिसके चलते औरंगजेब ने मुगल सेना की रीढ़ यानी राजपूतों को ही तोड़ दिया। ये मुगलों के प्रशासनिक पतन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। औरंगजेब के खुद के लिखे पन्नों का कलेक्शन रुकाते आलमगीरी इस दौर की मनोवैज्ञानिक हताशा को साफ बयां करता है। इन लेटर्स में वो अक्सर अपने कमांडरों की सुस्ती, मराठों की चालों और शाही खजाने के खाली होने पर अपनी झल्लाहट निकालते दिखते हैं। रात की ईशा नमाज के बाद वो अपने सेक्रेटरीज को आदेश लिखवाता था और फिर ज़मीन या एक साधारण चारपाई पर केवल 4-5 घंटे की नींद लेता था। कुल मिलाकर दक्कन में औरंगजेब का रूटीन इतिहास के सबसे गहरे विरोधाभासों में से एक है।
एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी पर्सनल ईमानदारी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसका पॉलिटिकल विजन और सिस्टमेटिक समझ पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। वो एक पेड़ को बचाने के लिए इतनी बारीकी से काम कर रहा था कि उसे पूरा जंगल जलता हुआ दिखाई ही नहीं दिया। उसकी इसी ना टूटने वाली दिनचर्या और हर चीज़ को खुद मुट्ठी में बांधे रखने की जिद ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पंगु बना दिया और एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जो उसके मरते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। औरंगजेब ने डेलीगेशन यानी अधिकारों का बंटवारा पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। सब कुछ अपने हाथ में रखने के चक्कर में उसने एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी तैयार की जो बादशाह के आदेश के बिना एक भी कदम नहीं उठा सकती थी। इस स्टेप के चलते सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप पनप ही नहीं पाई। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी आप इस हद तक सत्ता को सेंट्रलाइज करते हो तो आगे की लीडरशिप वीक पड़ जाती है। मुगल एम्पायर के केस में भी हमें यही देखने को मिलता है। जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई तो मुगलों का ये पूरा बड़ा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऑफिसर्स में फैसले लेने की आदत नहीं बची थी, उत्तराधिकारी बहुत कम एक्सपीरियंस थे। लेकिन क्या औरंगजेब सच में इस पतन का इकलौता जिम्मेदार था? औरंगजेब का लाल किले में 18 घंटे काम करना किसी महान शासक की निशानी नहीं थी, बल्कि मुगल एम्पायर के पतन की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हताश करने वाली तस्वीर थी। इतिहासकार जादूनाथ सरकार इस रूटीन को औरंगजेब के धार्मिक कट्टरपन और शक करने की बीमारी से जोड़ते हैं। उनके हिसाब से कला, संगीत और खुले विचारों का गला घोटने के साथ साथ हर छोटी चीज़ को खुद कंट्रोल करने की इस आदत ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से पंगु बना दिया। ये कोई प्रशासनिक खूबी नहीं थी, बल्कि ये वो कमजोरी थी जिसने एक बेहतरीन मुगल मशीनरी में जंग लगा दी। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर मॉडर्न नज़रिए से पलटें तो तस्वीर के कुछ नए रंग सामने आते हैं। रिचर्ड ईटन और ऑन्ड्रे टस्के जैसे इतिहासकार इसे महज एक धार्मिक चश्मे से देखने की बजाय आर्थिक मजबूरी यानी इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी का नाम देते हैं। दक्कन के लगातार और बेहद महंगे युद्धों ने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां की तरह मुगल महलों और तख्तों पर पैसा नहीं बहा सकते थे। समकालीन फारसी दस्तावेज जैसे बख्तावर खान की मीराते आलम इस बात की गवाही देते हैं कि औरंगजेब खुद वीणा बजाने में उस्ताद था। दीवाने खास में संगीत बंद करना किसी कट्टर पंथ का हिस्सा होने से ज़्यादा एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ द्वारा किए गए बजट कट के जैसा था। यह बैन सिर्फ दरबार तक सीमित था, आम जनता के लिए नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकारों की नज़र से सामने आता है। ये इसे जागीरदारी क्राइसिस या सिस्टमेटिक फेलियर से जोड़ते हैं। मुगल एम्पायर अपने अधिकारियों को काम के बदले ज़मीन यानी जागीर देता था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब एम्पायर तो बहुत फैल गया पर बांटने के लिए अच्छी ज़मीनें कम पड़ गई और मांगने वाले अधिकारी बढ़ते चले गए। औरंगजेब का 18 घंटे काम करने का कोई शौक नहीं था। वो असल में एक ऐसे डूबते हुए जहाज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें पहले से ही अनगिनत सुराख हो चुके थे। इस एम्पायर को अंदर से खोखला करने में औरंगजेब के अपने ही जासूसी सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ था। मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज से चलने वाला ये 17वीं सदी का सबसे एडवांस इंटेलिजेंस नेटवर्क था, जिसने ऑफिसर्स के बीच में सिर्फ खौफ पैदा किया। आगे चलकर खुफिया तंत्र सटीक खबरें तो ला रहा था, लेकिन सत्ता इतनी सेंट्रलाइज हो चुकी थी कि अधिकारी बिना बादशाह के आदेश के खुद कोई रिस्क लेने या बगावत को कुचलने का फैसला लेने से डरते थे। वो हर छोटे आदेश के लिए औरंगजेब का मुंह ताकते थे और यही वजह थी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो लाल किला और पालम के आसपास तक ही सिमट कर रह गया। तो दोस्तों, ये था औरंगजेब का पूरा रूटीन और उस रूटीन से होने वाला मुगल सत्ता पर असर। क्या आप इन सभी बातों से एग्री करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में बताइए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।